हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमीशन 0.2 में। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आप लोग को डिस्कशन कराने वाला हूं जो खान सर जो एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री का, उसी का मैं नोट्स करा रहा हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर जो है 7 है, महाजनपद। ठीक, जो खान सर एप्लीकेशन पे जो पढ़ाते हैं बिहार दरोगा के लिए, ठीक है, उसी का नोट्स है। तो देखिएगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में द्वितीय नगरीकरण प्रारंभ हो गया, जिस दौरान अनेक महाजनपदों का निर्माण हुआ। प्राचीन भारत में राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ जनपदों का वर्णन उत्तर वैदिक काल से मिलता है। इसका समय अवधि 600 ईस्वी पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी प्रमुख भाषा संस्कृत एवं प्राकृतिक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसका शासन व्यवस्था गणराज्य राजतंत्र था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने से बड़े बड़े प्रदेश या जनपद राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई है। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के लिए नए औजार और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज का एकत्रित करवा सकते थे। ठीक, आगे देखिएगा। लोग की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, वह अब अपने जनपद या महाजनपद के प्रति हो गए। जिससे देखिएगा, कबीले हो जाएगा ग्राम, जनपद, महाजनपद। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। वर्तमान में 16 महाजनपदों की स्थिति है। ठीक, उत्तर प्रदेश 8 महाजनपद, बिहार हो जाएगा 3 महाजनपद, राजस्थान हो जाएगा 1 महाजनपद, मध्य प्रदेश हो जाएगा 1 महाजनपद, दक्षिण भारत हो जाएगा 1 महाजनपद और भारत के बाहर हो जाएगा 2 महाजनपद। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की चर्चा है, जो निम्नलिखित है। आगे देखिएगा फ्रेंड्स। महाजनपद राजधानी, महत्वपूर्ण नगर आधुनिक नामों के अनुसार। ठीक है, गंधार हो जाएगा तक्षशिला इसकी राजधानी हो जाएगा, जो इसका आधुनिक नामों है जो महत्वपूर्ण नगर। तो रावलपिंडी व पेशावर पाकिस्तान में जो है। ठीक है, कम्बोज हो जाएगा, कम्बोज जो हटक राजपुर और राजौरी व हजार क्षेत्र कश्मीर पाकिस्तान। ठीक है, मत्स्य हो जाएगा मत्स्य विराटनगर जयपुर का समीपवर्ती क्षेत्र राजस्थान। कुरु हो जाएगा जो इंद्रप्रस्थ दिल्ली, जो दिल्ली मेरठ और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 5। सूरसेन हो जाएगा मथुरा, जो मथुरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौशल हो जाएगा श्रावती, फैजाबाद हो जाएगा गोंडा, बहराइच उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंचाल हो जाएगा अहिच्छत्र। ठीक है, कमील हो जाएगा बरेली हो जाएगा, बदायूं। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में जो आप देख सकते हैं। चेंदी हो जाएगा शक्तिमती और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वंश हो जाएगा वंश हो जाएगा कौसम्बी इलाहाबाद। ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं। काशी वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी के आसपास क्षेत्र उत्तर प्रदेश। मल हो जाएगा कुशावती कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा अस्मक या अस्मक पाटन पोतन हो जाएगा। गोदावरी नदी का दक्षिण क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। ठीक है, अवंती हो जाएगा उज्जैन महिष्मती मालवा मध्य प्रदेश। ठीक है, टिजी हो जाएगा वैशाली विदेह, मिथिला हो जाएगा वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा बिहार। अंग हो जाएगा चंपा
भागलपुर जो बिहार हो जाएगा, ठीक है। मगध का हो जाएगा गृहवंश, राजगृह पटना जो गया नालंदा बिहार। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, मगध के देखिएगा 16 महाजनपदों में मगध जनपद प्रारंभ में तो छोटा था, जो पाटलिपुत्रा से राजगीर तक फैला हुआ था, किंतु मगध के शासकों ने मगध के सीमा को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक तथा हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक फैला दिया। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत था। मगध महाजनपद पर कुल 7 राजवंशों ने शासन किया। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा ट्रिक जो है याद करने का। हसीन हो जाएगा मशूक शाह, आपको हो जाएगा ह से हर्षवर्धन, सी से हो जाएगा शिशु नागवंश और 9 से हो जाएगा नंद वंश, ठीक है। मशूक हो जाएगा म से हो जाएगा मौर्य वंश, सु से हो जाएगा शुंग वंश, क से हो जाएगा कौण्य वंश और सा से हो जाएगा फ्रेंड्स आपको सातवाहन, ठीक है, जो शासन किया था। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, हर्यक वंश जो 544 से 412 ईसा पूर्व, ठीक है फ्रेंड्स। महाभारत एवं पुराणों में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासक था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी गिरिवर्ज राजगिरी था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, देखिएगा इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था जरासंध था, ठीक है। जरासंध अपने साम्राज्य विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसे अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया और जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। आगे देखिएगा, रिपुंजय बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक था। उसकी हत्या उसके मंत्री कुलिक ने कर दी और अपने पुत्र को शासक बना दिया। आगे देखते हैं, घटिया नामक सामंत के कुलिक ने पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम है। अतः हर्यक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। बिंबिसार जो हो जाएगा 544 से 492 ईसा पूर्व। देखिएगा, इस वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। इसकी राजधानी राजगिरी से गृहवृज थी। बिंबिसार 52 वर्ष तक मगध पर राज किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया। यह अस्थायी सेना रखता था। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंगराज के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का शासक बना दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार की पहली पत्नी महाकोसला थी, जो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसेनजीत की बहन थी। इसके साथ दहेज में काशी प्राप्त मिला था, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय आती थी। आगे देखते हैं, बिंबिसार की दूसरी पत्नी वैशाली लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री, जो राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, बिंबिसार की तीसरी पत्नी पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। बिंबिसार की चौथी पत्नी अरंपाली थी, जो वैशाली की गणिका थी। बिंबिसार अपने पत्नी रानी चेलेना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लिया था। यह जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों के समाकलीन थे। बिंबिसार के पिता का नाम भट्टिया था। पुराणों में बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। इसके समय अवंतिक के राजा चंद्रप्रघोत को एक
असाध्य रोग लाइलाज बीमारी हो गई, अतः इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत न स्वस्थ हो गए। इन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार किया। आगे देखते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास है, ठीक है। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था, किंतु सफल नहीं हो पाया। इसकी हत्या इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 452 ईसा पूर्व में ही कर दी। आगे देखते हैं। अजातशत्रु जो 492 से 460 ईसा पूर्व को कहा जाता है, ठीक है। 492 से 460 ईसा पूर्व तक था। इसका अर्थ होता है कि शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुणिक भी कहते हैं। इसने अपनी पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे प्रीतहंता कहते हैं। यह अपने मामा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से प्रेम करता था। किससे प्रेम करता था? वजीरा से। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर की किलाबंदी करा दी थी। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके समय सबसे बड़ा घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु थी। अजातशत्रु के काल में ही सप्तर्षि गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगति हुई। इसने अपने सहयोग वशकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक का प्रयोग किया, ठीक है। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। इसने प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसने 16 वर्ष में मगध पर शासन किया था। इसके 2 पुत्र उदयभद्र तथा उदयन था। इसके पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी। कौन किए थे? उदयन ने कर दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। उदयन जो राज किया था आपको 460 से 444 ईसा पूर्व तक, ठीक है। इसने अपने राजगद्दी पर पुरुषपुर बनाया था। यही कुसुमपुर पुरुषपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया था। इसकी माता का नाम आपको पद्मावती था, ठीक है। इसके अपने पिता की हत्या की थी, इसीलिए इसे बौद्ध धर्म में इसे प्रीतहंता कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इसका अन्य नाम उदय या उदयभद्र था। यह चंपा का उपराजा था, ठीक है। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। इसके पुत्र में पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। इससे अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोदकर कर दी। आगे देखते हैं। उदयन का पुत्र नागदशक एवं अयोग शासक था। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश की राजधानी शिशुनाग वंश की स्थापना किया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। देखिएगा, शिशुनाग वंश जो 412 से 344 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इन्होंने अम्बती तथा वत्यस राज्य पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने अपनी राजधानी पाटली ग्राम से हटाकर वैशाली को बनाया। आगे देखते हैं। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र था। इस वंश का अगला शासक कालाशोक था। कालाशोक जो 394 से 366 ईसा पूर्व तक था, ठीक है। शिशुनाग वंश की मृत्यु के पश्चात कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठा।
इसका नाम पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। ठीक है, इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया। ठीक है, फिर आगे देखिएगा। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक था, माना जाता था। पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनम नंद ने कर दी और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना किया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नंद वंश 344 से 323 ईसा पूर्व। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक महापद्मनम नंद थे, जो जाति के क्षुद्र थे। उन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्वक्षत्रांतक क्षत्रिय का नाश करने वाला की उपाधि धारण कर ली। महापद्मनम नंद को भागवत दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता था। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। इस वंश की जाति नापित थी। देखिएगा, राजा नंद ने प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। ठीक है, राजा नंद के प्रधानमंत्री का नाम राक्षस था। राक्षस का असली नाम विष्णुगुप्त था। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता महापद्मनम नंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री हेनसंग द्वारा की गई थी। ठीक, आगे देखते हैं। व्याकरण के आचार्य पाणिनि महापद्मनम नंद के परम मित्र थे। इस वंश के शासन काल में उपवर्ष वर्ष रुचि वर कात्यायन जैसे विद्वान जन्म लिया था। ठीक, देखिएगा, इसी वंश के शासक ने एक राष्ट्र के विचारधारा दिया था। इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस वंश के समय मगध राज्य नैतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया। ठीक, फ्रेंड्स आगे देखिएगा। सम्राट महाजनपद नंद पहले शासक थे, जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय पताका लहराई थी। ठीक है, इसने कलिंग जीतकर एक राट तथा एक छत्र की उपाधि हासिल की। देखिएगा, यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिल पाया। इस वंश का द्वितीय शासक पंडुक था। ठीक है फ्रेंड्स, इस वंश का अगला शासक घनानंद था। यह बहुत ही कुर्क शासक था। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया था। इस वंश का सबसे लालची एवं धन संग्रही शासक में घनानंद को गिना जाता था। लालची पूछ देगा कौन था, तो घनानंद। ठीक है, जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, उस समय नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। विश्व विजेता सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देखकर के हौसला प्रस्त हो गया। इतनी विशालतम शक्ति के समान सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई समझी। ठीक है, आगे देखिए। सिकंदर के भारत से जाने के बाद मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त थी। पूरे राज्य में अराजकता फैली हुई थी। इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमानित करके निकाल दिया, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध में फैली अराजकता और विस्फोटक स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य
वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। मौर्य वंश की स्थापना से पूर्व भारत पर विदेशी आक्रमण, फारसी आक्रमण। ठीक है, भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली राज्य था। ये अलग बंगाल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। किंतु भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पंजाब में छोटे छोटे राजाओं का शासक था जो कमजोर शासक थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ही आक्रमण किया। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान फारस के हखमनी वंश के राजा ने किया। आगे देखिएगा। हंसमनी वंश के संस्थापक साइरस II थे। इस वंश का शासक आपको डेरियस दायबर ने भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी राजा था। इसने गंधार तथा कंबोज के शासक को हरा दिया। इसने भारत में फारसी शासक का विस्तार किया। आगे देखते हैं। मकदूनिया यूनानी आक्रमण। ईरान आक्रमण के बाद भारत पर दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों का हुआ। यूनान के राजा फिलिप द्वितीय का पुत्र सिकंदर था। ठीक है, फिर इनसे आगे देखते हैं। देखिएगा, इनके माता का नाम क्या था? ओलंपिया। इनके माता का नाम ओलंपिया था। यह अपने पति को जहर देकर हत्या कर दी थी। सिकंदर का मूल नाम एलेक्जेंडर मैसेडोनियन था। इनका जन्म मैसिडोनिया पेला में 356 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी पत्नी रुक्साना रेक्सोना थी, जो रुक्साना के पिता फारसी शासक शाहदारा थे। ठीक, आगे देखते हैं। इसने घोड़े का नाम बुफेकराल ब्यूसेफेरलू बॉलफेरा था। इनके गुरु का नाम था अरस्तु था, जिसका नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर एक नगर भी बसाया था। ठीक है, अरस्तु के गुरु प्लेटो थे, जिनका अफलातून कहा जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। प्लेटो के गुरु सुकरात थे, जिन्हें जहर का प्याला देकर मार दिया गया। ठीक, भारत में सिकंदर का सबसे पहला सामना तक्षशिला के राजकुमार अभ्यक से हुआ था। वहाँ के राजा अभ्यक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार ली और गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक, देखते हैं। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया था। कब किया था? 328 ईसा पूर्व में सिकंदर के ईरान और अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त किया था। ठीक है, किया। आगे देखते हैं। पंजाब के राजा पोरस पुरु और सिकंदर के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। कहाँ पे हुआ था? झेलम नदी पर। आगे देखते हैं। इस युद्ध में पोरस हार गए। इस युद्ध में क्या था? पोरस हार गया था। ठीक है, किंतु पोरस की वीरता को देखकर सिकंदर ने उन्हें मित्र बना लिया और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने पोरस की कलाई पर राखी बांधी। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में हुए इस युद्ध को झेलम वितस्ता या हाई डे स्पीच का युद्ध कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईस्वी में वह अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया था। 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में डायरिया होने के कारण सिकंदर की 33 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स। सिकंदर का मकबरा बेबीलोन में है। सिकंदर का मकबरा कहाँ? बेबीलोन में। बेबीलोन का झूलता हुआ बगीचा 7 अजूबाओं में से एक है। ठीक है, सिकंदर भारत में कुशल बढ़ई प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था।
सिकंदर के साथ भारत आने वाला लेखक कौन था? तो आपको नियाकस आने वाला एक क्रिकेटस अस्टिबुलस थे। ठीक है, सिकंदर हिंदू कुश पर्वत खैबर दर्रा को पार करके भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी हाइफेनिया को पार करने से मना कर दिया था। ठीक, सिकंदर अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने ब्यास नदी के रौद्र रूप को देखकर भारत से युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अतः स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत से लौट गया। आगे देखते हैं। सिकंदर का थल सेना से सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, जबकि जल सेना का सेनापति निर्याकस था। ठीक है, सिकंदर का पुत्र सिकंदर चतुर्थ था, जो पत्नी रुखसाना का पुत्र था। सिकंदर लड़ाई में खुद सेना से आगे होकर लड़ने लगता था, जिससे सेना का मनोबल और बढ़ जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए। सिकंदर विश्व का विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनानी के लोग ने विश्व की विजेता जानकारी थी, उस सभी क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, देखिएगा, सिकंदर पूरी दुनिया के 60% भाग को जीत लिया था। सिकंदर ने एशिया माइनर, तुर्की, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार, कंबोज जीत लिया था। सिकंदर को पूरी दुनिया जीतने का सपना उसके गुरु अरस्तु ने दिखाया था। ठीक है, कौन सिखाया था? सिकंदर का गुरु कौन था? तो गुरु अरस्तु सिखाया था। ठीक है फ्रेंड्स, इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा। तो नेक्स्ट चैप्टर में फ्रेंड्स आपको लेकर आएंगे मौर्य वंश। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।